चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे इनकम के कितने हेड हैं? 5। कौन कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाथ में उंगली कितनी है? 5। 4 उंगली एक अंगूठा है, ठीक है ना। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और जो अंगूठा है वो क्या है आपका? अदर सोर्स है, ठीक है। तो देखोगे इनकम अंडर हेड सैलरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 से लेके 17 तक, ठीक है ना। देखोगे जिसको लिंक किया गया है विद सेक्शन 10 के साथ। देखो सैलरी में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। सैलरी का 2 पोर्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला पोर्शन क्या है? ये जो पढ़ रहे हो नॉर्मल सैलरी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अगर किसी इंप्लॉय का हो जाएगा तो उस समय क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसको भी सैलरी में रखा गया है। और ध्यान रखोगे उनको डिफाइन किया गया कहां पर? सेक्शन 10 में। तो इसीलिए क्या है भैया, इसको लिंकअप किया गया, जोड़ा गया किसके साथ? अंडर सेक्शन 10 के साथ। बात समझ में आ रही है? तो देखोगे इनकम अंडर सैलरी क्या कहता है, हमने आपको पढ़ाया था, बताया था भाई। देखो अगर कभी भी आप पहले स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कहां स्टार्ट करोगे? चार्जिंग सेक्शन से, ठीक है। तो इसका जो सेक्शन 15 है ये क्या कहता है कि भैया हम कौन है? चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। 17 क्या है? वैल्यू ऑफ परचेज, ठीक है। अब सवाल उठेगा, देखो जब भी आप सैलरी की बात करोगे, मान लो ये मेरे यहां पढ़ाता है, टीचर है, ठीक है, ये मतलब प्रदीप। लक्षण नहीं है टीचरी की इनके पास कोई भी, लेकिन इनको टीचर बना दिए हम लोग। अब मान लो सैलरी मतलब क्या होगा? जो पैसा मैं दूंगा कैश में दूंगा, क्या केवल वही होगा? क्या क्या आएगा उसमें? उसमें अलावेंस और परचेजेस भी आ जाएंगे, प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी भी आ जाएगा। देखोगे सैलरी का मतलब क्या क्या होता है, जरा पहले आप देख लें सैलरी मींस क्या होता है। सैलरी को डिफाइन किया गया, ये ध्यान देंगे आप। यहां पर क्या आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है ना। फिर क्या है आपका? अलावेंसेस है। फिर क्या आपके परचेजेस है। फिर प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी है। ये हमारे यहां पढ़ाता है, मैं इसको कैश दे रहा हूं। क्या है? सैलरी। ये बोला सर हम आते बहुत थक जाते, पढ़ाने का मन नहीं करता है। बोले तो बोला बगल में मेरे लिए रूम की व्यवस्था करिए। हम बोले चल ठीक है, तेरे लिए व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, इसको हम बगल में कोचिंग के बगल एक रूम दे दिए हैं, उसी में रहता है। हमने इसको पैसा दिया, हमने इसको क्या प्रोवाइड किया? फैसिलिटीज। फैसिलिटीज भी क्या है? आल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी। बात समझ में आ रही नहीं? फिर बोला सर हमको कपड़ा वपड़ा धुलने में बहुत दिक्कत होता है, हमको मशीन नहीं, बोला कि एक आदमी दे दीजिए जो हमारा कपड़ा वपड़ा धुल के दे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? सर एक बार ऋषभ से बोल दीजिए बीच बीच में टॉन्ट ना मारे, वरना अगर मैं बोल दूंगी तो फिर। अगर आपको क्लास में बैठना तो क्लास की गरिमा बना के बैठा करिए, ठीक है ना। नहीं हम वही हैं, बदले नहीं है, जान रहे हो कि नहीं? सेशन बदल गया है बस, ठीक है। अब ध्यान रखो, मैं इसको क्या कर रहा हूं? वाशरमैन प्रोवाइड कर दिया, कपड़ा धुलने वाला, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ये वाशरमैन दिया ना मैंने, इसको पेमेंट किया क्या? नहीं, क्या है ये? फैसिलिटी का पार्ट। बात समझ में आ रही नहीं? फिर बोला सर भूख लगती है, खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया हमने? इसको कुक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। सबका पैसा कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। क्या है ये आपकी फैसिलिटीज। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे सैलरी में केवल आप कैश नहीं इंक्लूड करते जो आपको मिल रहा है, आप उसमें बेनिफिट, बेनिफिट को आपने क्या नाम दिया? परकिजिस्ट, ठीक है। बेनिफिट को आपने क्या नाम दिया? परकिजिस्ट। इसकी बात कौन करता है? सेक्शन 17 बात करता है। अलावेंस क्या होता है? अलावेंस क्या होता है? अलावेंस का मतलब होता है जो बेनिफिट आपको कैसे दिया जा रहा है? कैश में। आने जाने में इसको समस्या थी, पैसा नहीं तो हो रहा था, क्या किया हम? कैश दिए इसको। हाउस रेंट अलाउंस दिए इसको, घर में रहने के लिए, ठीक है। इसके बच्चों को पढ़ने के लिए
चिल्ड्रन अलाउंस दिए इसको, ठीक है, खर्चे का बर्डन पड़ रहा था इसके ऊपर, क्या ये कैश बेनिफिट है। तो ध्यान रखोगे सैलरी का मतलब, बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, जो आपको इन हैंड दी जा रही। अलाउंस का मतलब अदर देन सैलरी, जो आपके बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय। क्या है वो, अलाउंसेज है। अदर बेनिफिट जो आपको नॉन कैश रूप में प्रोवाइड कराते हैं वो क्या है, परचेज्ड है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये रिटायर हो गया हमारे यहां से, ठीक है, रिटायर होने के बाद हम इसको बेनिफिट प्रोवाइड कर, भाई रिटायर होने के बाद क्या इसके खर्चे नहीं है, काम धाम करेगा अपना। तो ध्यान रखोगे वो क्या है, प्रॉफिट इन लीन। अब तो इसको सैलरी मिल नहीं रही ना, बट उसके जगह पर कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो सैलरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी को जब आप मिला देते हो तो इसको आप सैलरी बोलते हो, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, और अभी बात हम लोग आएंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ अपने मेन टॉपिक पर। देखो, तो मैंने आपको यही बात बताया, देखो इनकम अंडर सैलरी को सेक्शन 15 से 17 तक डिफाइन किया गया भैया। ठीक है, यहां पर देखो सेक्शन 15 क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, तो किस बेस पर आप सैलरी चार्ज करते हो। सैलरी चार्ज करने के लिए सबसे पहले इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो अमाउंट आपका सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 15 कहता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है, किस बेस पर सैलरी टैक्सेबल होगी। तो हमने क्या बताया, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। आगे देखें फिर सेक्शन 17 क्या कहता है, यह बताता है वैल्यू ऑफ परचेज्ड के बारे में। किसके बारे में बताता है, ठीक है, तो देखोगे कहता है 17 में से अगर 16 की इनकम को माइनस कर दो, जो वैल्यू बच गई उसी वैल्यू को आपने नाम दे दिया सैलरी। ठीक है ना। सेक्शन 15 कहता है क्या करेंगे आप, 17 में से 16 को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बच गई वही क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो 15 आपका चार्जिंग सेक्शन था, क्या कहता है ये, पढ़िए क्या कह रही है, एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस इज कॉल्ड एज सैलरी। बात समझ में आ रही नहीं। आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, क्यों पेमेंट कर रहे हो, ध्यान रखिए भैया, कोई भी रेम्युनरेशन पेड किया जा रहा है इंप्लॉयर को, सॉरी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को, क्यों, उसके सर्विस के बदले में, दैट इज नोन एज सैलरी। अब वो बेनिफिट आपको कैश में, काइंड में, प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी के रूप में, किसी भी रूप में दिया जा सकता। ये हमारे यहां सेल्समैन का काम करता था, बोला मैं आपको 10 क्लाइंट दूंगा, मैं बोला तुझको मैं 10,000 रुपए दूंगा, बोल, क्या सैलरी था, इंसेंटिव कमीशन मान सकते हो आप इसको। ये बोला सर हमारे साथ 4 लड़के हैं, कितना देंगे आप, 2,000 देंगे तुमको, चलो। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या है ये आपका प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखोगे इट इंक्लूड दी मोनेटरी वैल्यू। मोनेटरी वैल्यू मींस जो आपको इन हैंड में सैलरी दी गई, फिर ऑफ दोज बेनिफिट एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विच आर टैक्सेबल अंडर हिज सैलरी। तो इसमें उन सभी बेनिफिट को भी इंक्लूड करते हो जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं। अब प्रदीप का बर्थडे आ गया, अपने यहां पढ़ाता था, इसको मैंने एक घड़ी भी गिफ्ट कर दी, घड़ी की कीमत 6,000 रुपए की। इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कुछ भी देगा, सबका सब टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड ऑफ। बात समझ में आ रही नहीं, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखो, अब देखो कि कुछ की पॉइंट है, आपको मेनली इन्हीं को समझना है। ठीक है, पढ़ोगे, सबसे पहले सैलरी में अगर आपको टैक्सेबल होना है, क्या चेक करेंगे आप, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप। अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तब तो वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड सैलरी में। ठीक है ना, यहां पर देखिए मिस्टर एक्स इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कहां टैक्सेबल है, सैलरी। बट यहां पर देखिए आप इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कहां टैक्सेबल होगा, बैलेंस के जो 4 हेड है एज द केस में भी। बात समझ में आ रही है आपकी, कोई दिक्कत।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एमपी और एमएलए को भी सैलरी मिलती है, मोदी जी आपके, योगी जी, अखिलेश यादव, है ना सबके, ठीक है ना, तो सब लोगों को सैलरी मिलती है। क्या वो सब नौकर है क्या तुम्हारे? वहां पर एम्प्लॉयर, तुम बोले गए पहुंचे अखिलेश जी के पास गए, आप बोले आप तुमको ये काम करना है, क्या करें? मार भगाएं तुमको। ठीक है, वो क्या जनता के प्रतिनिधि हैं, जो कि जनता के द्वारा मनोनीत होते हैं, चुने जाते हैं, वो आपका नौकर नहीं है। वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो टैक्सेबल सैलरी में नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप बताइए? आगे बढ़ोगे, देखो कैसे आप इस बात को वेरीफाई करोगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे वेरीफाई करेंगे? वो डायलॉग सुने हो सनी देओल वाला, कातिया जब उसको कहता है तुम यहां रहो, तो कहता है ना, तू कहे तो भूकूं, तू कहे तो चिल्लाऊं, तू कहे तो काटूं, वही वाला हाल यहां पर है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा? कंट्रोल और रिलेशनशिप इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ पेयर कैन डायरेक्ट व्हाट हैज टू बी डन। जो आपको पेमेंट कर रहा है उसके कहने पर तुम काम कर रहे हो। तू कहे तो मैं भूखूं, ठीक है। फिर देखोगे आगे, वेयर एंड हाउ इट हैज टू बी डन, कहां उसको काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी बात कौन डिसाइड करेगा? ओनर, एम्प्लॉयर, ठीक है ना। एंड हु हैज टू बी इट, कौन उसको करेगा। एंड रिसीव इज बाउंड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन, और जो आदमी को पेमेंट किया जा रहा है उसको वो बाउंड किया गया है कि क्या करे, वो इन सभी चीजों को करे। हाँ बताइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फैन चला के बैठा दिया आगे। दूसरे में देखो, सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। देखो सैलरी पहले ड्यू है या पहले रिसीव है, दोनों में से जो पहले होगा उसी के बेस पे टैक्सेबल होती है, ठीक है। सॉरी, इधर देखे, यहां सैलरी रिसीव कब हुई तुमको? 1 जनवरी 2020, बट ड्यू कब है यहां पर? 31/12/19 को। दोनों में पहले क्या है? ड्यू पहले है, तो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। यहां पर देखो रिसीव है 5 अप्रैल को, बट ड्यू कब हो रही? 10 अप्रैल को। दोनों में पहले क्या है? 5 अप्रैल, तो यहां पर वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप? ठीक है, तो सैलरी ड्यू होगी अगर पहले तो टैक्सेबल, रिसीव पहले होगी टैक्सेबल, ड्यू बाद में है टैक्सेबल, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या चेक करना है भैया? दोनों देखो, ड्यू पहले या रिसीव पहले, दोनों में से जो पहले है उसी के ऊपर क्या करना है आपको? टैक्स लगा देना। कोई दिक्कत आपको यहां तक? देखो इतना हम लोग बात किए थे ना, हेड्स ऑफ इनकम है, पहला हम लोग पढ़े इनकम फ्रॉम सैलरी। बात समझ में आ रही नहीं? इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? पहला हेड है, आपको पता ही है, ठीक है। इसको सेक्शन 15 से 17 तक डिफाइन किया गया है, यही बात मैंने अभी देखो बताई। सैलरी ड्यू या रिसीव विचेवर इज अर्लियर होगा उसी के बेस पे टैक्सेबल। अब मान लो तुम्हारी सैलरी मिली नहीं रही 6 महीने, तो गवर्नमेंट क्या कहेगा? टैक्स ना काटे भाई, गवर्नमेंट का तो नुकसान होगा ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये रूल जोड़ दिया, बोला अगर ड्यू हुआ तो टैक्स लगा दो पहले, अगर ड्यू नहीं पहले रिसीव कर रहा है टैक्स ले लो पहले। गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करेगा। जैसे प्रीवियस ईयर पढ़े थे तुम, पानी बिजनेस है तुम्हारा, जा रहे थे, जहाज डूब गया, तो गवर्नमेंट क्या बोला? भैया हमारा आप पैसा दो, उसके बाद आप पोर्ट छोड़ोगे, ठीक है ना, नहीं तो हम छोड़ने ही नहीं देंगे, जाओगे कैसे तुम, ठीक है। तो वही बात यहां पर 3 क्लियर है ये बात आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी देखो, अभी इसी बताए, सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज था, चार्जिंग सेक्शन जिसको आप बोलते हो। 16 में डिडक्शन है, डिडक्शन अभी 3 है आपकी ये, ठीक है ना। पहला है आपका 16(1)(a) में स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर 16(2) में इंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर ये क्या आपका प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो सैलरी रिसीव कर रहा है उसको ये डिडक्शन मिलेगा,
जैसे तुम लोग वाटर पार्क में जाते हो तो वहां कपड़े अलग रहते हैं, मिलता है वो। तुम कहे नहीं हम अपना पहन, कहेगा नहीं तुम ना जाओ फिर हमारे, है। तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलेगा? हर आदमी को। ऐसा कोई पर्सन जो सैलरी रिसीव कर रहा है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितना? 50,000 रुपया। कितना मिलेगा? 50,000 रुपया। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसको आपको ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब क्या है? अगर उस हेड की इनकम आप रिसीव करते हो, उस पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन अगर आपको मिले, वही क्या है आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होती है, उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है, उसको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16 टू इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये प्रदीप है, इससे मैंने खूब पढ़वाया, खूब काम करवाया, बोर हो गया ये, बोला बाद मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है ना? तो क्या कहेंगे, चल मुजरा कर तू, है ना? तो ऐसा कहेंगे, क्या करेंगे इसको? पिक्चर का टिकट उकट देंगे, छुट्टी देंगे, क्या हो, रिफ्रेशमेंट हो, इसका दिमाग काम करे। ठीक है ना? क्या कहलाएगा वो? इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो कंपनियां क्या करती हैं अपने, जैसे जापान ओपान में क्या है, 2 दिन की छुट्टी का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही नहीं? वहां 2 दिन छुट्टी मिले, सैटरडे संडे। अगर देखो तुम लोग अभी एमएनसी में काम करो और बेंगलोर में काम करो, वहां सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती। बात समझ में आ रही नहीं? क्यों? वहां पर वर्क ज्यादा है, बैठ गए लैपटॉप लेके 12 बजे तक काम चल रहा है, तो आदमी क्या है, सो नहीं पाया, फिर सुबह 8 बज गया, फिर 9 बजे से ऑफिस है। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो ध्यान रखोगे, अपने एम्प्लॉयों को वो इंटरटेन करते, जिससे वो क्या हो, फिट फाइन रहे। 16 का 3 प्रोफेशनल टैक्स, जो पर्सन प्रोफेशन में इंक्लूड है उसके ऊपर क्या किया जाता है? प्रोफेशनल टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक है ना? तो ये तीनों, ये पैसा किसको दे रहे हो आप? इंप्लॉइयों को दे रहे हो। कौन दे रहा है? इंप्लॉयर दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोला आपका इंप्लॉयर अच्छा आदमी है, हम उसको क्या देंगे? डिडक्शन देंगे, छूट। तो इसको लिख दिया गया किसमें? अंडर सेक्शन 16 में। बात समझ में आ रही नहीं आपकी? 16 में, 17 में, 3 में क्या क्या आएगा? अभी मैंने आपको 4 बात बताई, बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, परकिजिस, प्रॉफिट इन लिन ऑफ सैलरी। ठीक है, सेक्शन 17(2) में परकिजिस है, 17(3) में प्रॉफिट इन लिन ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, कैलकुलेशन की ये बात करें। आओ देखो, तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा था इंप्लॉयर और इंप्लॉय रिलेशन, यही बताया मैंने अभी आपको, देख रहे हो? ये इंप्लॉयर है, ये इंप्लॉय है, देख रहे हो ना? इतना बड़ा मुंह निकाला है, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे तुझको काम करना है ना? देखो सभी लोग आजकल क्या है, आदमी जा रहा है जॉब में, हमेशा क्या है, बॉस से परेशान रह रहा है। ठीक है ना? यहां पर देखो, इसका ऐसे बनाने का क्या तरीका आप समझे? इंप्लॉयर कौन है, बॉस कौन है? ठीक है ना? अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा तब भी आपके यहां लोग टिकेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन पहला। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका जो क्रूर बिहेवियर, ये इस बात को समझा रहे कि ये कौन है? इंप्लॉयर है। ये बेचारा देखो शांति सुन रही, कौन है? ये ऋषभ है। ठीक है ना? देखो यहां पर इस बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंप्लॉयर क्या करेगा? पेयर, ठीक है, या मास्टर। ठीक है, क्या बताएगा ये? व्हाट टू डू, क्या करना है भैया। ठीक है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, ये सब बात कौन, इसका डायरेक्शन कौन देगा? इंप्लॉयर। तभी इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट। फिर इंप्लॉय या पे सर्वेंट है, ये इज ओनली बाउंड टू कैरी आउट, हमने जो बोला, जैसे अभी ये रोहित भैया है, जब नए नए आए थे, इनको मैंने बोला ऐसे, मैम बोली ऐसे काम करे, ऐसे काम करे, तो इन्होंने बोला ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। तो मैडम हमसे बताइए, हम उनको बुलाएं कि इधर आइए, ये जितना बात बोला करें उतना किया करिए। अगर एक खराब भी है बोले, अगर वो सही भी बोली खराब है, बात समझ में आ रही कि नहीं? आपका काम क्या है? आपका काम है काम को करना, ना कि आपको बताना। ठीक है ना? क्योंकि आपको पे क्यों किया जा रहा है? आपके वर्क के लिए। ठीक है, तो वही बात यहां पर, सर्वेंट केवल उसी काम को करेगा जो उसका इंप्लॉयर बोलेगा, ओनर बोलेगा। ठीक है, फिर
द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दी, कौन इंस्ट्रक्शन देगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक्सेप्ट माइनर चेंजेस, ठीक है ना। क्या कर सकता है वो? काम कर सकता है थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? आप सजेशन दे सकते हो, बट आप डिसीजन, ठीक है ना। क्रक्स, ड्यू कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे यहां पर तीनों बातों को, ठीक है ना। व्हाट टू डू, क्या करना है ये कौन बताएगा आपको? ध्यान रखोगे ये आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा भैया तुमको करना क्या है, ठीक है ना। व्हेन टू डू, कब करना है, किसके इंस्ट्रक्शन पर करना है? आपके एम्प्लॉयर के। फिर हाउ टू डू, कैसे करना है? एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे आपको एम्प्लॉयर बताएगा उसमें आप माइनर चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, आपके ऊपर कंट्रोल मैनेजमेंट किसका रहेगा? एम्प्लॉय का। लिखा है देखो, एवरी इनकम विल बी टैक्स अंडर हेड, यू ऑब्लिक एच का मतलब क्या है? अंडर हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी, आई एफ, आई का मतलब इनकम, एफ का मतलब फ्रॉम, एस का मतलब सैलरी, इफ इट इज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉयर। क्या लिखा? कोई भी इनकम अगर तुम लोग रिसीव करता है अपने एम्प्लॉयर से, वो सब क्या है? सैलरी का पार्ट। वो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी का पार्ट है तो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है ना। किसके? एम्प्लॉय के। देख लो, देख लो तुम लोग के साथ कितना गलत हो रहा है। क्या लिखा है? लिखा है इवन गिफ्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल अंडर एड इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट भी दे दिया है, आप मींस एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दिया है, वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। कहां पर? अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कोई दिक्कत आपको यहां पर? यहां पर देखो, ये कौन है? एम्प्लॉयर है। ये कौन है? गिफ्ट दे रहा है। इसको लड़की ही मिली थी गिफ्ट देने के लिए, लड़का को गिफ्ट नहीं दे सकता था, बेशरम टाइप का आदमी है। ऋषभ टाइप का है ना, सही बात। आगे देखो भैया, एक चीज ध्यान से देखोगे, मिस्टर पी, ये क्या है? एक प्रिंसिपल है किसी कॉलेज के। फिर सैलरी मिल रही है इनको, इनकम फ्रॉम कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी में। मिस्टर एल का एक कॉलेज है, वहां पर जाके लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। या यहां वहां पर वार्डन के रूप में अलाउ, ये क्या है? अपॉइंट है, इनको वार्डनशिप अलाउंस मिल रहा है। कितना मिला है? 5,000 रुपए। कहां टैक्सेबल होगा? चलिए, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, ये प्रदीप है, हमारे यहाँ टीचर है। इसको और कोचिंग वाले क्या किए? बुलाए, आओ हमारे यहाँ लेक्चर दो, ठीक है ना। ऋतिका सर, ऋतिका सर, ठीक है ना। मान लो तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाओ, तुमको बीएचयू जाके लेक्चर देना पड़ रहा है, उस लेक्चर का तुमको 10,000 रुपया मिल रहा है, कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ये हमारे यहाँ काम करता है, हमारे कोचिंग सजेशन देता है, इसको पैसा मिल रहा है। और कोचिंग जो इलाहाबाद में सब इसको बुलाई और इससे सजेशन मांग रहे हैं, बदले में इसको पैसा दे रहे हैं। कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी, सैलरी में होगा, अदर सोर्स में होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। सर काम तो पूरा सकता है। काम, काम एक पर्टिकुलर जगह अपॉइंट है ना। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपॉइंट, बेचू जाके लेक्चर क्यों दे रही है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको सैलरी मिली, कहां टैक्सेबल है? अंडर हेड ऑफ सैलरी। बट बीएचयू में लेक्चर दी, वहां से इसको 10,000 मिला, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। आप उस पर्टिकुलर जॉब के अलावा जितना भी अर्न करोगे सबका सब कहां जाएगा? ये है बैठा शेयर ट्रेडिंग करता है, मार्केट शेयर ट्रेडिंग करता है, कोचिंग में मार्केटिंग करता है, हमारे यहाँ के अलावा काम करता है, क्या है इसका? अदर सोर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आया? वही बात यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। आप एक पर्टिकुलर कॉलेज है, वहां प्रिंसिपल अपॉइंट हो, वहां पर का इनकम सैलरी होगा। आप किसी दूसरे के कॉलेज गए, वहां पर क्या करो? लेक्चर दे रहे हो, पैसा पा रहे हो। तो ध्यान रखोगे ये 7,000 कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं कहीं हम लोग, कहीं पर मुझको बुलाया गया,
जैसे कॉलेजों में 12th वाले में वाइबा होता है ना, तो हम लोग जाते रहते हैं, तो पैसा मिलता रहता है हम लोग को। वो क्या है, मेरे इनकम का पार्ट है, बट कैसी इनकम का पार्ट है, अदर सोर्स, वो मेरे पीजीबीपी पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। देखो क्या लिखा है यहां पर, ये पॉइंट देखेंगे आप। गवर्नमेंट पे कर रही है आपको सैलरी, कहां टैक्सेबल है? एमपी एमएलए को सैलरी पे करेगी, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। हम लोग को देगी, हम लोग एमपी एमएलए है क्या? हम लोग नॉर्मल पर्सन है, तो कहां टैक्सेबल? अंडर द रेट ऑफ सैलरी। बट एमपी एमएलए का बातें समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत? कल मैं बात कर रहा था इसी कॉन्सेप्ट की, जरा आप लोग ध्यान दोगे। देखो हमारी कोचिंग में मैंने इसको पार्टनर बना लिया, ठीक है ना। ये कौन? ये प्रदीप, ठीक है ना। यहां पर देखें मिस्टर ए वर्किंग पार्टनर, इनको सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए पर मंथ। कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। पाइप पार्टनर है ना ये। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का नौकर होता है क्या? ध्यान रखोगे आप इस बात को। क्या है ये हमारा टैक्सेबल? कहां है? इनकम अंडर सैलरी, सॉरी पीजीबीपी में। क्योंकि वो क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया ना, पार्टनर हो गया ना। पीजीबीपी को मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जो लोग पढ़ेंगे नहीं टहलेंगे, यही सब तो होगा ना। पीजीबीपी सेक्शन 10 क्या है? नहीं कंफ्यूज होंगे, तुम परेशान मत हो, सारे वीडियो में, पहले वीडियो में सब बता दिया गया है ना। देखो यहां पर पिछला चैप्टर अभी आप लोग पढ़े हैं, उसमें यही बताया गया ना, रेजिडेंशियल स्टेटस में प्लेस ऑफ अक्रूवल। गोल्डन रूल क्या है? सैलरी विल बी टैक्सेबल वेयर सर्विस आर रेंडर्ड। क्या बोला गया? सैलरी कहां टैक्सेबल होगी? जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही। फॉर एग्जाम्पल इफ सर्विस आर रेंडर इन इंडिया, सैलरी विल बी टैक्सेबल। लिखा इफ सर्विस आर रेंडर इन यूके, सैलरी विल बी टैक्सेबल यूके। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज ये बताओ, एग्जाम्पल पढ़े। अब मान लो ये प्रदीप है, ये आईआरएस ऑफिसर हो गया, इसको फॉरेन एम्बेसी में अपॉइंट कर दिया कि इंडिया सैलरी देती है। कहां टैक्सेबल होगा? इंडिया में कि वहां पर? इंडिया में। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या इसका एक्सेप्शन है। देखो पेंशन रिसीव बाय मिस्टर के इन यूके फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयड इन इंडिया, दिस पेंशन शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, शैल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ मिस्टर एक्स बिकॉज दिस पेंशन इज रिसीव अगेंस्ट दोज सर्विस विच आर रेंडर इन इंडिया। प्रदीप रिटायर हो गया, ठीक है ना। कहां चला गया ये? यूके चला गया, लेकिन रिटायर कहां से हुआ है? इंडिया में सर्विस कर रहा था ना, इसको यहां पेंशन मिली, कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक्रू और एराइज कहां से इनकम आपकी? फ्रॉम इंडिया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? इसको पढ़िए। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। सिटीजन ऑफ इंडिया है ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये। कहां है इसकी पोस्टिंग? द बेसिक सैलरी ऑफ सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल इन, कहां टैक्सेबल होगा? इंडिया में। बात समझ में आ रही नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ये अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आ जाओ अलाउंस पर। क्या होता है अलाउंस? अभी कुछ पार्ट है हैंड रिटन वाले नोट्स में, आइए आप। बहुत सी चीजें बाकी हैं। झूठा कर दिए। पढ़िए। पढ़ो भाई पढ़ो।
उधर के पॉइंट क्लियर हो गए ना सब? इफ एनी सैलरी पेड इन एडवांस, अगर कोई सैलरी आप एडवांस पे कर रहे हो तो रिसीव पहले हो गया ना, तो टैक्स लग गया होगा कि नहीं लग गया होगा? उसको आप टोटल इनकम इंक्लूड कर दिए। आप एनी पर्सन फॉर द एनी प्रीवियस ईयर, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन व्हेन द सैलरी बिकम ड्यू। एक बार अगर हम लोग ऐड कर चुके हैं सैलरी को तो दोबारा थोड़ी ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार टैक्सेबल हो चुकी है, दोबारा उस पर टैक्स है ना। ड्यू और रिसीव, तो रिसीव पहले हो गया, ड्यू बाद में होगा, वो है ना। देखोगे फिर एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसीव टू पार्टनर बाय द फर्म शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी एंड नॉट द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई पार्टनर है वो सैलरी रिसीव करता है, तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में इंप्लॉयर और इंप्लॉय का तो रिलेशन होता नहीं है, इसीलिए इसकी इनकम कहां टैक्सेबल होती है? अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ना कि सैलरी में। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये देख लें आप यहां पर, ये पार्टनरशिप फर्म में कोई पेमेंट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, आगे बढ़े आप लोग, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे। अभी इसी की बात हम लोग वहां पर कर रहे थे, रिटायरमेंट की बात था। कोई इंप्लॉयर है, फॉर्मर इंप्लॉयर है, कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द इंप्लॉय, ठीक है, इट शैल बी टैक्सेबल फ्रॉम दी अंडर हेड सैलरी। ठीक है ना, वो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। कोई दिक्कत आपको यहां तक? पॉइंट नंबर 6 और 7 पढ़िए आप लोग। देखोगे 6 कहता है एनी एरियर ऑफ सैलरी रिसीव। एरियर का मतलब क्या है? जो आपको मिला नहीं। एरियर का मतलब क्या है? जो आपको मिला नहीं, बट ड्यू तो हो गया होगा ना, नहीं मिला तो ध्यान रखोगे एनी एरियर ऑफ सैलरी रिसीव बाय द एम्प्लॉय which is allowed to earlier to him in the previous year is not charged to tax for any earlier previous year। बात समझ में आई नहीं? तो क्या कह रहा है उस पर? क्या बोला उसने? बोला रिसीव बाय द एम्प्लॉय, एरिया रिसीव किया है, विच इज अलाउड टू अर्लियर टू हिम, जिसको ऑलरेडी अलाउ कर दिए थे पहले प्रीवियस ईयर में, इट शैल नॉट चार्ज टू टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो दोबारा आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे ना, क्यों? ड्यू पहले हो गया तो टैक्स तो लग ही गया होगा ना। इंप्लॉय मीन्स क्या होता है? इंप्लॉय का मतलब है आइदर पब्लिक और प्राइवेट और हाईली प्लेस और लोली प्लेस। आईएस, आईएफ, ठीक है, सब लोग ये क्या है, आईएफआरएस, ये सब क्या है? हाईली प्लेस इंप्लॉय की नहीं है, तो नौकरी। फिर लोली प्लेस मतलब लोअर कर्मचारी, जो हमारे साफ होप करने वाले है कि नहीं। फिर एवरी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। हर तरह का रेम्युनरेशन जो है वो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी। चाहे हाईली को मिले, चाहे लोली को मिले, चाहे मिडिल को मिले, किसी को भी मिले। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आठवां पॉइंट पढ़ेंगे, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कुछ भी देगा, सबका सब टैक्सेबल होगा। कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखा ना, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कुछ भी देगा, सबका सब सैलरी में टैक्सेबल, सबका सब सैलरी में इंक्लूड होगा और सैलरी के एंड में टैक्सेबल होगा। अभी मैंने बताया ना, अगर देखो गवर्नमेंट ने इसको ऐसा कर दिया, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी ना, तो बड़े बड़े लोग टैक्स बचाने के लिए अपने इंप्लॉय के नाम पर एसेट परचेज करेंगे, टैक्स प्लानिंग के नाम पे उनके अकाउंट में पैसे रखेंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? कह दिया अगर तुमने अपने इंप्लॉय को कुछ भी दिया, टैक्स बन जाओ। एक इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को गिफ्ट दे सकता है? कितना गिफ्ट देगा? छोटा मोटा गिफ्ट दे सकता है, तो 5,000 के ऊपर का आपको गिफ्ट दिए तो टैक्सेबल। एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रदीप को मैंने कुछ गड़बड़ करते देखा, इसको मैंने निकाल के भगा दिया। गए एक दिन, सब्जी नहीं थी इसके यहां, दया आ गया, कुछ पैसा दिया गया इसको निकाल। क्या है वो? एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिए ना, आल्सो ट्रीटेड एज सैलरी, और कहां टैक्सेबल होगा? ठीक है ना, तो ध्यान रखो ये भी कहां टैक्सेबल होगा? अंडर सैलरी में टैक्सेबल। हाँ, निकालने के बाद अब क्यों उसको दे रहे हो? उसका नेक्सस क्या था? नेक्सस का मतलब किससे जुड़ा था, किससे संबंधित था? एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, आगे पढ़िए। नोट, एवरी सर्वेंट इज एन एम्प्लॉय बट एन एजेंट मे और मे नॉट बी। सर्वेंट आपका एम्प्लॉय होगा हमेशा, लेकिन एजेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है उसके वर्क पर। ठीक है, पढ़ो बेटा, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो, ये है आपका एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय। एवरी पेमेंट बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी पैसा अगर आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, सबका सब टैक्सेबल होगा। वो पैसे का पेमेंट जो भी करेगा दो रूप में करता है। ठीक है, एक कैसे करता है, कैश बेनिफिट के रूप में। ठीक है ना, जिसका ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 10 में होगा ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर नॉन कैश, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो, परकिजिस्ट बोलते हो, इसका ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 17 में होगा, कहां पर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई दिक्कत यहां तक बताइए आप। पढ़ लो एक्सेप्शन। क्या कहता है, पार्टनर रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। एक्सेप्शन, ये कहां टैक्सेबल होगा, पार्टनरशिप फर्म में से अगर आप कुछ भी रिसीव करते हो सब टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। फिर एनी डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, हिज डायरेक्टर, सबसे हैवी सैलरी रिसीव करता है बंदा, है कि नहीं। ध्यान रखोगे, एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिसीव फीस फ्रॉम दी कंपनी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या वो नौकर है, वहां पर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कौन है वो, डायरेक्टर है भैया। डायरेक्टर कौन होता है, सर्वे सर्वा ऑफ द कंपनी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये कहां टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ना कि सैलरी में। फिर एनी प्रोफेशनल पर्सन, जैसे लॉयर है, सीए है, सीएमए, सीएस, इंजीनियर, रिसीव एनी पेमेंट, पेमेंट का मतलब फीस रिसीव करता है, कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। हम पैसा पाते हैं, कहां टैक्सेबल है, पीजीबीपी में। हम लोग आईटीआर भरते हैं, अपना काम है, सीओ का काम क्या है भाई, यही सब तो काम है। आईटीआर भर के पैसा कमाते हैं, कहां जाएगा, पीजीबीपी में, वो भी हमारा बिजनेस का पार्ट है। फिर नोट पढ़िए, एनी पेमेंट रिसीव बाय द एनी लीगल एडवाइजर। लॉयर आपको क्या करता है, लीगल एडवाइजिंग देता है, आपको काम कैसे करना है जो लीगल हो। ठीक है ना, और स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द कंपनी हु इज परमानेंटली अपॉइंटेड बाय द कंपनी ट्रीटेड सेलिंग। यहां पर कंपनियों ने क्या किया, केवल अपने लिए अपॉइंट करके रखा है तुमको, तुम प्रोफेशनल पर्सन तो नहीं रह गए अब, अगर हमने अपॉइंट कर लिया तो तुम कौन हो गए, हमारे आदमी हो गए, मतलब इंप्लॉय हो गए हो। तो तुमको हम क्या पे कर रहे हैं, सैलरी कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, अदरवाइज कहां टैक्सेबल होता है, अदर हेड। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो और लीगल हायर इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई इंप्लॉय था, उसका डेथ हो गया, उसकी विडो को फैमिली पेंशन मिली, क्या वो फैमिली पेंशन वो खुद कमाई है, खुद कमाई होती तो क्या होता, टैक्सेबल अंडर सैलरी होता, या उसका कोई लीगल हायर, क्या वो खुद कमाया, क्या खुद कमाया होता, कहां टैक्सेबल होता, सैलरी में। तो ध्यान रखो कि कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। any payment received by the teacher or professor for any work done or an examiner in university or board is taxable under income from other source। यही मैं अभी बता रहा था, ये हमारे यहाँ पॉइंट है, जाता दूसरे दूसरे कोचिंग में लेक्चर देने, तो जो दूसरे कोचिंग का पैसा कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स, हमारे यहाँ का सैलरी। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रही है, वर्चुअल लेक्चर देने जा रही है, दिल्ली जा रही है, पैसा कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। पेपर सेटर है, अमाउंट रिसीव करेंगे, कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में।
ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में आप रखोगे। एनी पेमेंट रिसीव बाय एमपी में ये भी अभी हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग पढ़िए ये 3-4। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था? एनी पेमेंट मेड आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट छीन लिया गया, लोग सस्पेंड होते हैं ना सरकारी नौकरियों में, तो क्या सस्पेंड होते हैं तो क्या उनको पेमेंट नहीं मिलता? हाफ पेमेंट मिलता है। आजीवन सस्पेंड हो, आजीवन हाफ पेमेंट, पता ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कहां टैक्सेबल होगा वो। आपका इंप्लॉयमेंट क्या हो गया? सीज हो गया। ठीक है, तो जो भी पैसा पा रहे हो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द सैलरी। एनी पेमेंट मेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। अभी इसका भी बात हम लोग किए थे। अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो वो भी कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड सैलरी। बात समझ में आ रहा है? यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताइए आप। थर्ड पॉइंट पढ़ो। हो गया। एरिया ऑफ सैलरी शेल बी चार्ज टू टैक्स बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). रिलीफ की बात करता है। एरियर मिला ही नहीं तुमको 3 साल से, सैलरी रुकी है, तो 3 साल के बाद तुमको मिल रही है। पांचवा वेतन था, छठवां वेतन आ गया, तो जब वो पे स्केल बढ़ता है ना, तो तुमको शुरू जब से ज्वाइनिंग तब से मिलेगा पैसा। वो एरियर तो रहा नहीं कि वो ड्यू या रिसीव पीछे वाले एरियर पे टैक्सेबल लगा दियो। उस पे क्या करोगे? देखोगे। मान लो जगह है कहीं, यही समझा देना। देखो, मान लो 5 लाख रुपए तुमको मिला, सॉरी 2013 से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तो टैक्स रेट क्या देती है? अलग अलग होती कि नहीं होती? बताओ भाई। जब पेपर आता है तो कुछ लोग दूसरे ज्ञान ही देते रहते हैं, फोन किया, ये हुआ, वो हुआ, नहीं हुआ, लगे उसको पढ़ाने, फिर तुम्हारा क्या हो गया? कल्याण हो गया। फिर आप अगर आपका पूरा तैयारी, आप दूसरे पढ़ाओ मत ना भाई। उसके बाद भी तो उतना ही समय था जितना तुम्हारे पास था, बट वो क्यों नहीं पढ़ा? वो जाने, फिर आप अपने काम पर फोकस कर, छोड़ दो उसको। ऐसे लोग को अगर आप साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे, आप खुद गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखो, हम लोग बात करते हैं रिलीफ की 89(1) का। अब मान लो उस समय के हिसाब से जो टैक्स था वो ज्यादा था, 5 लाख का मान लो 10% कैलकुलेट किए तो 50,000 है, अभी 5% है ना, तो क्या हो गया? 5% कम हो गया, 10% ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला 89(1) में? बोला कि भैया दोनों का रेट कैलकुलेट कर लो, अभी का, करंट का और प्रीवियस का। जो कम वाला है वो हमको दे दो, जो ज्यादा है वो तुम। बात समझ में आ रही नहीं? इसी टॉपिक को नाम दिया गया रिलीफ। पार्ट नंबर 4 22 मिनट का है, अपलोड है, आप लोग देख के उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात वहीं की है। सब्जेक्ट टू वही बोला था उसने, क्या बोला था? सेक्शन 89(1). 89(1) है क्या? तो भैया कैलकुलेशन करो, प्रीवियस रेट से करंट रेट जो ज्यादा है वो रख लो, जो कम है हमको पे करो। अब यही तुम्हारा न्यूमेरिकल भी चालू हो जाएगा।
सैलरी का मतलब अभी हम लोग क्लियर कर लिए थे, है कि नहीं? सैलरी का मतलब चार चीज था, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस प्लस परकेजेस प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इन सबको जब आप ऐड कर लोगे, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ग्रॉस सैलरी। ये चारों क्या हो गया हमारा? ग्रॉस सैलरी। ध्यान रखोगे इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, कितना भी बताए थे? 50,000। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर इंप्लॉयमेंट टैक्स माइनस कर दोगे, जो आ जाएगा ये क्या है? टैक्सेबल सैलरी अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप बताइए। आ जाओ फिर से उस वाले नोट्स पर। अलाउंस देखो, ये कभी हम लोग के फाउंडेशन की स्टार रहे हैं, सब बच्चे सीए सीएमए फाइनल पहुंच गए और तुम लोग यहीं बैठे हो। एक चीज देख लो, यहां पर जो कैलकुलेशन था सैलरी का, ये ध्यान रखो। दिख रहा है सबको? वहां तो देख ही लिए तुम लोग, इसको भी देख लोगे। क्या कह रहे भैया? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बेसिक सैलरी, है ना? ये क्या है? बेसिक सैलरी है। फिर ऐड कर दोगे अलाउंस, एग्जेम्प्ट, परक्विजिस्ट, मिसलेनियस बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर जो भी एग्जेम्प्टेड होंगे उनको माइनस कर दोगे, आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। कोई दिक्कत आपको इसमें? तो इसी फॉर्मेट पे हमको काम करना है। क्या चीज? क्या कह रहे हो? सेम ऊपर वहां पे ये अलावेंस में क्या एग्जेम्प्ट है बता रहा है, ये परक्विजिस्ट में क्या एग्जेम्प्ट है बता रहा है। ये परक्विजिस्ट एक अलग टॉपिक है यहाँ, और अलावेंस एक अलग टॉपिक है। अभी आप पढ़ रही हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी अपने अंदर लेके आना है हम लोग। अब कह तो यही रहा है, थोड़ा धीरज धरो। अभी कैलकुलेशन अगर होगा तो वहां पर देखो, ठीक है ना? फिर अगर इसको कैलकुलेट कर लिए, क्या आ गया आपका? ग्रॉस सैलरी आ गया। ज्यादा बताना भी लग रहा है तुम लोग को बेकार ही है। आ जाओगे वापस अलावेंस पर। बताओ भाई, अलावेंस क्या है? पढ़ो। क्या लिखा है? मोनेटरी बेनिफिट। मोनेटरी का मतलब गिवन टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट। डे टू डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, उसी को क्या नाम दिया गया? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अलावेंस में देखो, इसने अलावेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया। पढ़िए आप लोग। पहला है आपका स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस, इसको आप बोलते हो पार्टली एग्जेम्प्टेड। इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा और कुछ पोर्शन टैक्सेबल रहेगा। वो आप सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर एक भी प्रोविजन मिस कर दिए, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऐसे से भी तुमको 5 चैप्टर के पांच में जितने प्रोविजन होंगे सब पढ़ने रहेंगे। समझ गए नहीं? जैसे स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला आप याद करे थे 350, वैसे यहां 350 प्रोविजन आपको पढ़ने। डिडक्शन देखना पड़ेगा, टीसी में क्या क्या है, क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें कवर है। तो ध्यान दीजिए भाई। फिर हाउस रेंट अलाउंस आ गया, इसी का पार्ट रहेगा वो। फिर अलावेंस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हमने तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड, हमने पूरे अलाउंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है आपका पार्टली टैक्सेबल, ठीक है ना? एक क्या है आपका, और एक क्या है आपका फुल्ली। बात समझ में आ रही कि नहीं? पार्टली टैक्सेबल मतलब क्या? कुछ पोर्शन टैक्सेबल है, कुछ पोर्शन क्या है? एकदम।
फुली टैक्सेबल मतलब पूरा का पूरा पोर्शन टैक्सेबल है, एक भी नया एग्जिम, और तीसरा क्या भैया, फुली एग्जिम। तो आ जाओ हम लोग यहां पर देखेंगे, पहला स्पेसिफाइड अलाउंस। स्पेसिफाइड अलाउंस में देखो, अलाउंस विच आर एग्जिम टू द एक्सटेंट टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंड। इस पर क्या बोला गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफाइड अलाउंस में क्या है, ये कहां तक लिखा है ना, एग्जिम टू एक्सटेंड अमाउंट एक्चुअली स्पेंड। जितना पैसा आप खर्च कर दोगे उतना एग्जिम्ट हो जाएगा, जो बचा लोगे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हुआ, हमने इसको 5,000 दिया, इसने 2,500 बचा लिया, 2,500 क्या हो गया, टैक्सेबल। दिखाओगे कैसे, रसीद उसकी लगेगी ना बेटा। पहला है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, क्या है ये आपका, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या रहेगा, जितना आप खर्च कर दोगे एग्जिम जितना बचा लिए। फिर डेली अलाउंस है आपका, डेली के एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए सब दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, आने जाने के लिए। फिर कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। फिर हेल्पर अलाउंस, ये रिसब, चाय ले रहा है वो वाला रिसब है, मैं सोचा जो चाय दे रहा है वाला रिसब है। एकेडमिक अलाउंस देखो, जैसे अभी मान लो तुम लोग का प्लेसमेंट हो जाए बीकॉम थर्ड ईयर का, क्या अभी आपका एकेडमिक कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, वहां जाके कंप्लीट करोगे, उसका अलाउंस चाहिए, ठीक है। पहचानो मैं हूं डॉन, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। एक ऋषभ है, एक प्रतीप है और एक ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये क्या भाई, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये ध्यान रखोगे छो, ये क्या भैया, एग्जिम अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विचएवर इज लोअर। जितना पाए हो और जितना खर्च हो की हो, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जिम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत यहां पर। तो ध्यान रखोगे ये एक पार्ट है तुम्हारा अलाउंस का, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो आप लोग बताइए, प्रदीप जी बता सकते हैं आप, यहां तक कोई प्रॉब्लम। आ जाओगे अब नोटिफाइड अलाउंस में, ध्यान दोगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक इंप्लॉई है, वो अपने बच्चे को क्या है, पढ़ाएगा लिखाएगा ना, इंप्लॉयर उसकी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा भैया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देगा, ठीक है, ध्यान दो। हाँ सब जगह मिलता है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, नोटिफाइड अलाउंस का मतलब क्या है, अलाउंस विच आर एग्जिम टू द एक्सटेंट लिमिट स्पेसिफाइड। ये कहां तक एग्जिम्ट होगा, जहां तक इसकी लिमिट बना दी गई, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, अमाउंट एक्चुअली स्पेंड इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर। तुम खर्चा कितना करते हो इस बात को यहां पर क्या कर दिया गया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। जरा देखोगे कैसे, देखो भाई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड तक आपको ये एग्जिम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो हाँ बस 100 ही है ये। बात समझ में, सैलरी तो दे ही रही है ना, गवर्नमेंट सैलरी दे ही रही है, ये एम्प्लॉयर सैलरी तो दे ही रहा है ना। ये क्या है आपका एडिशनल बेनिफिट है, कम नहीं है, ऐसा तो दिख रहा है। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कितना मिला, 300 पर मंथ मिला। किसका किसका हॉस्टल 300 में, बेचारे का 2,500 का हॉस्टल। एग्जेम्पशन कितने का है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है भैया, ट्राइबल एरिया अलाउंस है ₹200 पर मंथ, ठीक है। आओ ये सब मैं यहां तुमको नीचे दिखाता हूं, ये देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना मैक्सिमम, ₹100।
ठीक है, अपर्णा है और इसको पीछे वाली दोनों पढ़ रही बेचारी। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल इज अलाउंस, ये देखो वो प्रदीप है नहीं और ये ध्रुव है, दोनों बैठे हैं, देखो है ना, कितना है अमाउंट इसका 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस देखो, ये ट्राइबल एरिया है, अगर इस एरिया में आप रहते हो, काम करते हो, सर्विस है, तो आपको 200 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जिम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप सही हैंडीकैप नहीं है, सही है, तो आपको ये जो डिस्काउंट या अलाउंस मिलेगा, पहले मिलता था तो एग्जिम रहता था, अब ये मिलता ही नहीं आपको। ठीक है ना, अब ये किस टाइप के लोगों को मिलता है, हैंडीकैप। अगर आप ये बनना पसंद करें तो ये अलाउंस मिल जाएगा। हैंड इरादा चाहिए नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। ठीक है, कितना है भाई, सबसे हैवी है, मन है अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, देखो ये एयर हॉस्टेस, सही है ना, नालायक नहीं, ठीक है ना, एयर हॉस्टेस देखोगे इनको जो अलाउंस मिल रहा है 70% ऑफ सच अलाउंस और रुपीज 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, वही क्या होगा टैक्सेबल रहेगा। हिल एरिया अलाउंस कितने का, ये 300 पर मंथ है। ठीक है, अगर आप इधर पोस्टेड हो तो आपको 300 रुपए पर मंथ ये अलाउंस दिया जाएगा और वो आपका एग्जिम्ट रहेगा। ठीक है, ये ऋषभ और सैफ है अपने। अंडरग्राउंड अलाउंस, ठीक है ना, यहां पर अगर आप काम करते हो तो 800 रुपए पर मंथ आपको ये मिलेगा, एग्जिम्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत, तो ये है भैया, क्या हो गए, हाँ तब भी तुमको यही सब करना है ना, लाइक टाइप के आदमी हो, नंबर ज्यादा थे तो पढ़ेगी तो ज्यादा रहेगी, तुम्हारे क्या है गाड़ी लेके टहलना इधर उधर। आप देखो, अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, अलावेंस विच आर फुल्ली एग्जेंट फ्रॉम टैक्स, ऐसे कौन कौन से अलावेंस है जो फुल्ली एग्जेंट फ्रॉम टैक्स है, तो क्या क्या इसमें देखो, अलावेंस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को जो मिल रहा है, फिर यूएनओ के मेंबर को जो अलावेंस मिल रहा है ये भी एग्जेम्प्ट है। फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पोस्टिंग कहां है, एब्रॉड बाहर है, तो क्या हो जाएगा, अलावेंस आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर इंडिया में हो, ठीक है ना, तो टैक्सेबल होगा, आउटसाइड इंडिया हो तो पूरे अलावेंस क्या होंगे आपके, एग्जेम्प्ट। ये फॉरेन एम्बेसी में रहता है, इसको वहां अलावेंस मिलता है, भारत के बाहर पोस्टेड है, क्या होगा इसका अलावेंस पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इंडिया में रहता है, क्या होगा, पूरे टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही नहीं, तो ये है भैया तुम्हारे कुछ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, अदर अलाउंस है, इन सब की बात हम लोग कल अपने क्लास में करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना पढ़ के आएंगे, कल के जो प्रोविजन रहेंगे वहां से क्वेश्चन लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है।